नमस्कार, मेरा नाम है सुमित राणा और अब मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं आपके सामने आ गया हूं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नए वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है इस सेशन में। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि हमने ये चारों टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। हमने पढ़ लिया था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे डिसाइड होती है, हमने देखा था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, हमने देखा था कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों हैं। अगर आपको याद हो तो ये वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए था। इसके बाद हमने पढ़ा था वोटर लिस्ट, जहाँ पर आपका नाम होता है, जहां पर आपका नाम होता है कि आप एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। और फाइनली हमने देखा था कि कैसे कैंडिडेट खुद को नॉमिनेट करता है, कैसे पार्टीज पार्टीज नॉमिनेट करती हैं कैंडिडेट को कि वो उनकी तरफ से चुनाव लड़ सके। और आज हम देखने वाले हैं इलेक्शन कैंपेन और पोलिंग, साथ ही साथ काउंटिंग ऑफ वोट्स पे क्या लिखा है किताब में। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन की तस्वीर देखिए। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी भीड़ है, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की भीड़ है। मुद्दा ये है कि ये कौन है, ये है जनता। ये वो जनता है जो पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद लगाकर बैठी है कि वो उनको सही तरीके से सर्व करेंगे। कौन सर्व करेगा? पॉलिटिकल पार्टी। किसके थ्रू? रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। कौन चुनेगा? जनता खुद चुनेगी। ये हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। इलेक्शन कैंपेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन आपने देखा होगा, हजारों लाखों लोग एक साथ जाते हैं, रैलियां होती हैं, जो है एक लीडर आता है वहां पर, वो भाषण देता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो देखिए, हम पढ़ते हैं, हम वापस से आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन पे कि पर्पस क्या है इलेक्शन का। पर्पस है इलेक्शन का कि लोगों को एक मौका देना ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लें, अपनी सरकार चुन लें और जो भी वो पॉलिसी चाहते हैं उस सरकार से वो बनवा लें। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? फ्री और ओपन डिस्कशन होना चाहिए। किस चीज के लिए? कि भाई कौन है वो जिसको चुन लिया जाए तो हमारा सही पॉलिसी बनेगा, हमारी बात को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कौन है वो जिसको चुन लिया जाए तो एक अच्छी सरकार बन जाएगी और हर वो अच्छी चीज हो जाएगी जिससे देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यही होता है कब? ये डिस्कशंस होते हैं कब? इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो जो मैंने बात कही ना कि लोगों को ये चॉइस होना चाहिए, और चॉइस कैसे मिलेगी, चॉइस कैसे समझ में आएगी? जब डिस्कशन फ्री होगा और ओपन होगा। इलेक्शन कैंपेन में यही चीज होती है हमारे देश में या किसी भी डेमोक्रेटिक देश में। ठीक है, अब ये जो हमारे देश में, इंडिया में होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि 2 हफ्ते के बीच में ये कार्यक्रम होता है। कौन से 2 हफ्ते होते हैं? बेसिकली जब कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है और पोल की डेट आ जाती है, उसके बीच में जो 2 हफ्ते होते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा एक बार फाइनल लिस्ट निकल जाए, किसकी? कैंडिडेट्स की। कौन से कैंडिडेट्स? जो चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, और एक जो डेट है वो पता चल जाए। कौन सी डेट? कि चुनाव कब होगा, डेट ऑफ वोटिंग, डेट ऑफ पोल। पोल का मतलब है जिस दिन आप वोट डालने वाले हैं। इसके बीच में जो 2 हफ्ते का अंतराल होता है, 2 हफ्ते का टाइम होता है, उसी वक्त हमारे इलेक्शन कैंपेन्स समाज में दिखाई देते हैं। क्या सिर्फ 2 ही हफ्ते कैंपेन्स चलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंपेनिंग आपको बहुत दिन पहले से ही देखने को मिल जाती है, बट डेफिनेटली ये 2 वीक्स बहुत क्रूशियल होते हैं, जैसे आपके लिए होते हैं आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले वाली पढ़ाई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आगे हमारे लिए। तो यहां पर क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपने वोटर्स के पास जाते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इलेक्शन मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं, इलेक्शन में जाके लोगों से बात करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज अपने सपोर्टर को एक साथ लेकर आती है। अलग अलग मीडियम का इस्तेमाल करती है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देती है, मीडिया चैनल्स पे जाते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनको वोट मिले। उनसे वायदे किए जाते हैं कि अगर उन्होंने उनको वोट दिया तो उनको क्या मिलेगा बदले में, उनको किसको, वोटर्स को क्या मिलेगा बदले में। इसी वक्त होता है कि जब टीवी और न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की चीज़ों से भरे रहते हैं, डिबेट से भरे रहते हैं, और जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसा मैंने कहा कि वो सिर्फ 2 हफ्तों पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ये इलेक्शन कैंपेनिंग कई दिनों पहले से ही, कई महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। इलेक्शन कैंपेन्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या चाहती हैं? वो ये चाहती हैं कि पब्लिक का अटेंशन मिल जाए। किस मुद्दे पर? किसी बड़े मुद्दे पर। लेट्स से कोई रूलिंग गवर्नमेंट है और वो किसी एक बड़े मुद्दे पर फंक्शन नहीं कर पा रही है, ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रही है ठीक से, तो जो अपोजिशन पार्टी होगी उसको मिल जाएगा मौका कि देखो ये सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है और हम
ये आपको आश्वासन देते हैं कि अगर एक बार हम आ गए पावर में तो आपको इस समस्या से मुक्त कर देंगे। ठीक है, यही वो समय होता है 2 हफ्ते का जहां पर बड़े बड़े मुद्दों पर बात उठाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जैसे अगर आप मेरे लेफ्ट में देखें तो फोटो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की, इंदिरा गांधी जी की। और इंदिरा गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का। ठीक है, हम क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं फेमस स्लोगन्स, क्योंकि फेमस स्लोगन्स क्या बताते हैं कि उस वक्त का मुद्दा क्या रहा होगा। तो इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ, गरीबी इज पावर्टी, रिमूव पावर्टी। और उन्होंने लोकसभा इलेक्शन जब हो रहे थे 1971 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और पार्टी ने यह प्रॉमिस किया था कि सरकार की पॉलिसीज इस तरीके से बनाई जाएंगी कि इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट स्लोगन है जयप्रकाश नारायण जी का, जिन्होंने कहा था सेव डेमोक्रेसी, जनतंत्र को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। ठीक है, उन्होंने ये कहा था। उन्होंने कब कहा था? 1977 के जब लोकसभा इलेक्शन होने वाले थे तब उन्होंने ये कहा था। इनकी पार्टी बेसिकली जो जनता पार्टी थी, ये देखिए जनता पार्टी थी, उसने ये प्रॉमिस किया था कि जो भी इमरजेंसी में हुआ, ठीक है, उसको हम अंडू कर देंगे, खत्म कर देंगे और जो है सिविल लिबर्टीज को वापस ले आएंगे। ये कौन है इमरजेंसी, इस पे हम बात करेंगे डिटेल में। बेसिकली इमरजेंसी हमारे देश में लगी थी 77 से पहले और ये लगवाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जिनका हमने पिछले स्लाइड में डिटेल्स देखा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले जो इशू, पहले स्लोगन जो हमने देखा, वो स्लोगन तब दिया गया था जब गरीबी एक मुद्दा था। ये स्लोगन तब दिया गया जब इमरजेंसी एक मुद्दा थी, जब आज़ादी ही एक मुद्दा थी, लिबर्टी एक मुद्दा थी। ठीक है, यह है श्री जयप्रकाश नारायण जी जो मैंने आपको बताया। तीसरा जो आपका स्लोगन है बुक में दिया हुआ है वो है लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट फ्रंट ने जो है यूज किया था स्लोगन लैंड टू द टिलर। लैंड टू द टिलर का मतलब होता है जो खेत को जोतेगा जमीन उसी की होनी चाहिए। और ये स्लोगन दिया गया था वेस्ट बंगाल असेंबली के इलेक्शंस के दौरान जो हुए थे 1977 में। लेफ्ट फ्रंट ने लैंड टू द टिलर कहा वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस के दौरान, कब? 1977 में। और उसके बाद एक लास्ट जो स्लोगन यहाँ दिया हुआ है वो यूज किया था एनटी रामा राव जी ने, और उन्होंने कहा था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। तेलुगुज की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है उन्होंने। और ये जो एनटी रामा राव जी थे वो तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन होने वाले थे 1983 में, उस वक्त इन्होंने ये बात कही थी। एक चीज़ ध्यान से देखिए, हमने 2 स्लोगन्स देखे जो लोकसभा इलेक्शंस के थे, हमने 2 स्लोगन्स देखे जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस के थे। इसका मतलब बात क्लियर हो रही होगी कि इलेक्शन किसी भी तरीके का हो, इलेक्शन कैंपेन होता है, लीडर्स वहां आते हैं, जनता वहां आती है, प्रोमिसेस वहां किए जाते हैं और जनता एक बार फिर उम्मीद में लीडर्स को चुनती है, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और वोट देती है। इट इज एप्लीकेबल इन द scenarios where elections are happening in the country, whether it is Lok Sabha or Vidhan Sabha or the local elections. ठीक है, डेमोक्रेसी में होना क्या चाहिए? डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फ्रीली जो है इलेक्शन कैंपेन कंडक्ट करने के लिए आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जनता को छोड़ दीजिए कि वो जिसके कैंपेन में जाना चाहे जाए, लोगों की बातें सुने। कंटेस्टेंट्स को छोड़ दीजिए कि उनको जो कहना है अपनी जनता से कहें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैंपेन्स को, इलेक्शन कैंपेन्स को जो है रेगुलेट करना पड़े। रेगुलेट करना पड़े मतलब उन पे लगाम लगानी पड़े। क्यों करना पड़े? इसलिए करना पड़े ताकि जो कैंडिडेट है उसको फ्री और इक्वल चांस मिले कंपीट करने के लिए। कैंडिडेट को भी मिले, पार्टी को भी मिले। क्या मिले? इक्वल चांस, फेयर चांस कंपीट करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो कैसे मिलेगा? तो हमारे जो कानून है, इलेक्शन से रिलेटेड लॉ हमारे देश में जो है वो ये कहती है कि कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट जो है वो वोटर्स को किसको? जनता को ना डराएगा, ना ही लालच देगा, ना ही घूस देगा, ना ही रिश्वत देगा।
ठीक है, दे कैन नॉट ब्राइब और थ्रेटन दी वोटर्स। द नेक्स्ट इज दे विल नॉट अपील टू देम एनीथिंग ऑन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। मतलब उनको ये नहीं कहेंगे देखो तुम मेरे धर्म के हो मुझे वोट दो तभी हमारा धर्म बचेगा, देखो तुम मेरे कास्ट के हो मुझे वोट दो तभी हमारी कास्ट बचेगी, तभी हमारी कास्ट प्रोग्रेस करेगी। इस तरीके की फालतू बातें वो नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इलेक्शन कैंपेन में यूज नहीं करेगा। मान लीजिए आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, या किसी भी तरीके के मंत्री हैं और आप सरकार अभी चला रहे हैं, लेकिन अगर आपको इलेक्शन कैंपेन करना है तो आप सरकार की प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, आप उस हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए बना है, आप उस प्लेन का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए बना है, आप किसी भी ऐसे रिसोर्स और पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि मात्र ऑफिशियल पर्पसेस के लिए बना है। ठीक है, इसके अलावा एक अमाउंट की भी बात की गई है कि अगर आप मान लीजिए कैंडिडेट हैं तो आप 25 लाख से ज़्यादा पर कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा इलेक्शंस में खर्च नहीं कर सकते हैं, और अगर आप असेंबली इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो आप पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। फिर से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोकसभा का अगर इलेक्शन है और मान लीजिए विधानसभा का इलेक्शन है तो अमाउंट क्या है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 25 लाख 25 लैक्स, और अगर विधानसभा का इलेक्शन है तो इट शुड नॉट बी मोर देन 10 लैक्स। ठीक है, इट शुड नॉट बी मोर देन 10 लैक्स। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और जब भी चुनाव हो अगले आपके आसपास तो नोटिस करिएगा कि क्या खर्चा इससे ज़्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है, और लगभग इतना ही दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो मान लीजिए लिखा तो 25 लाख है, खर्च कर दिए 25 करोड़, लिखा है 10 लाख कर दिए 10 करोड़, तो क्या तो तब ये होगा कि इलेक्शंस को रिजेक्ट भी किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। कौन कौन सी कोर्ट्स हैं हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट है एक ही है, हाई कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि वो चुनकर भी आ गए, मान लीजिए चुनाव लड़ा जीत भी गए, लेकिन बाद में अगर ये सब गड़बड़ियां पता चलती हैं तो कोर्ट क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा इस इलेक्शन को, भैया इस चुनाव को हम रद्द मानते हैं, दोबारा इलेक्शन कराओ। कानून के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, क्या होता है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। Code of conduct, a set of norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidates during the election time। मतलब जब चुनाव चल रहे हो या चुनाव होने वाले हो उस वक्त जो कैंडिडेट्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करती है, सर्टेन रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और वो कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी होता है। तो इसके तहत कोड ऑफ कंडक्ट के तहत क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखिए नो पार्टी और कैंडिडेट, ना कोई पार्टी ना कोई कैंडिडेट क्या नहीं करेगा, किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए नहीं करेगा। मतलब कि वो मंदिर में चला गया, मस्जिद में चला गया, गुरुद्वारे में चला गया, चर्च में चला गया और जाके खड़ा हो गया और अपने धर्म की बातें करने लगा और कहने लगा देखो अगर धर्म बचाना है तो मुझे वोट देना होगा, ये बातें वो नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया है। वो गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल्स का भी प्रयोग नहीं करेगा। ऑफिशियल्स का मतलब यहाँ पर कौन है? अधिकारी, IAS IPS ऑफिसर्स और अलग अलग तरीके के ऑफिसर्स का प्रयोग भी नहीं करेगा अपने इलेक्शन कैंपेन्स में। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड मिनिस्टर्स शेल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स। देखो ध्यान से समझो, जो सरकार चला रहा है उसके पास ऑप्शन क्या होता है? जनता का पैसा उसके पास ऑलरेडी है, चुनाव आया, अब वो क्या कर सकता है? जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जाके कह देगा कि भाई मैं यहाँ पर 5,000 करोड़ लगवा के पुल बनवाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर 10,000 करोड़ खर्च करके अस्पताल बनवाऊंगा, मैं इतने हजार करोड़ खर्च करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स बनाऊंगा। ये कर सकता है, लेकिन साफ कहा गया है एक बार इलेक्शन की डेट आ गई, एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गया तो जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे? वो किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास नहीं करेंगे, फाउंडेशन स्टोन नहीं रखेंगे, ना ही कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन लेंगे, ना ही कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन लेंगे, और ना ही कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस करेंगे या प्रोमिसेस करेंगे कि हम जनता को तमाम पब्लिक फैसिलिटीज देंगे।
ठीक है, मतलब क्या है कि ना ही पब्लिक फैसिलिटी की बात करनी है, ना ही पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, और ना ही किसी नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास करना है। तो ये सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में है। और देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हमारे पास है रियलिटी चेक। रियलिटी चेक क्या है कि भाई 25 लाख और 10 लाख तो मैंने बोल दिया, क्या चुनाव हो जाता है 25 और 10 लाख में? क्या कैंडिडेट इससे ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं? तो देखिए, यही हेडिंग में आपको पढ़ना है, आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री। क्या बोल रहा है देखिए, a large amount of money is spent in conducting elections in India. For instance, the government spent about 3,500 crores in conducting Lok Sabha elections in 2014. That works out to be rupees 40 per person on the voters list. मतलब वो ये कह रहा है कि जब 2014 में इलेक्शन करवाए गए तो सरकार की जेब पे कितना खर्च आया? 3,500 करोड़ का। 3,500 करोड़ का जो है सरकार को खर्च उठाना पड़ा। और हुआ ये कि अगर आप पर पर्सन जिसका नाम वोटर लिस्ट में अगर देखें तो हर व्यक्ति के ऊपर लगभग सरकार का खर्च कितना हो गया? 40 रुपए। हर व्यक्ति पे 40 रुपए खर्च हुआ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ये लिखी हुई है कि जो पार्टीज और कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो खर्च कर दिया वो तो सरकार से भी ज्यादा खर्च कर दिया। ठीक है, सरकार को तो ये कॉस्ट उठानी पड़ी क्योंकि भाई इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारे ऑफिशियल्स चाहिए, है ना, और बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन करना है, बहुत कुछ काम होता है उसमें उन्होंने खर्च किया। लेकिन जो पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए इससे ज्यादा खर्च कर डाला। ठीक है, लगभग कहा जाए तो जो सरकार ने, ठीक है, जो द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट्स वाज अराउंड 30,000 करोड़ और 500 रुपए पर वोटर। देखो जरा ध्यान से देखो, ये 40 रुपए था और ये 500 रुपए है, ये 500 रुपए है। सो हम अंदाजा लगा लीजिए कि कितना खर्च किया है कैंडिडेट्स ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने जनता को रिझाने के लिए, जनता को समझाने के लिए, जनता को मनाने के लिए कि आओ हमें वोट दे दो। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भैया ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये एक तरीके से बर्डन है हमारे देश पे। एक तो हम वैसे ही कंट्री गरीब है और हम इस तरीके के इलेक्शन हर 5 साल में नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार कुछ डेटा हमारे सामने, उसको देख लेते हैं और फिर हम डिसीजन लेंगे कि बात सही है या गलत। 2005 में हमारी सरकार ने ये कहा कि हम 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीदेंगे फ्रांस से और हर सबमरीन का कॉस्ट आया 3,000 करोड़। इट सिंपली मीन्स 6 into 3,000। 6 into 3,000 सिंपली मीन्स 18,000। 18,000 करोड़ जो है खर्च कर दिए सरकार ने, क्या खरीदने के लिए? सबमरीन खरीदने के लिए। दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स सन 2010 में लगभग खर्चा आया था 20,000 करोड़। अब आप बता दो, चुनाव महंगे हैं क्या? इलेक्शंस महंगे हैं? ये एक पर्टिकुलर चीज पे खर्चा है, ये दूसरी पर्टिकुलर चीज पे खर्चा है, और ये जो खर्च है, ये जो इलेक्शन पे जो खर्च है, ये इस बात का खर्च है कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि ये जो खर्चा हो रहा है 3,500 करोड़ सरकार की तरफ से, क्या ये बहुत ज्यादा है? ये आपको डिसाइड करना है जनता। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या सोचते हो। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, लिस्ट डिक्लेयर हो गई, कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, कैंपेन हुए, चुनाव हुए। ठीक है, चुनाव होंगे, कैंपेन हुए, चुनाव का दिन आया और फाइनली क्या होगा? लोग जाएंगे वोट डालने। और वोटर क्या करेंगे? वोट डालेंगे। वोट डालने को अंग्रेजी में कहा जाता है कास्टिंग ऑफ द वोट्स और पोलिंग ऑफ द वोट्स। शब्द है, ध्यान से देखो, कास्ट, CAST, नॉट CASTE। देखो ये शब्द ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं आएगा। कास्टिंग ऑफ द वोट्स का मतलब होता है वोट डालना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो वोट कास्ट करना या पोल करना, वोट को पोल करना, पोलिंग के लिए जाना या कास्टिंग के लिए जाना। तो जनता जाती है वोट डालने। इस दिन को कहा जाता है इलेक्शन डे। इस दिन होती है पूरे देश भर में छुट्टी। क्या होती है? देश भर में छुट्टी। पार्टी करने के लिए नहीं होती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए होती है। ठीक है, और जिस जिस व्यक्ति का भी नाम होता है वोटर लिस्ट में, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने घर के पास बने हुए पोलिंग बूथ में जाए। किस में जाए?
पोलिंग बूथ में, ये वो जगह होती है जहां पर आप वोट डालते हो, ठीक है। और वो जनरली कहां पर होता है पोलिंग बूथ? आसपास के स्कूल्स में होता है या गवर्नमेंट की किसी ऑफिस में या बिल्डिंग में होता है, ठीक है। जब वोटर इनसाइड जाता है पोलिंग बूथ के, जब वोटर अंदर जाता है पोलिंग बूथ के, तो इलेक्शन के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलग अलग ऑफिशियल्स हायर किए होते हैं, वो क्या करता है, वो वोटर की उंगली में लगाता है एक निशान, एक इंक लगाता है, और उसके बाद उसको कहता है कि भैया जाओ और बटन दबाओ, ठीक है, वोट दे दो। और इसके बाद क्या होता है, हर कैंडिडेट का एक एजेंट भी पोलिंग बूथ पे होता है, ठीक है, पोलिंग बूथ पे होता है। क्यों होता है, ध्यान से समझना। लेट्स से एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक ये है बी, एक है सी, और कोई कैंडिडेट है, उसने अपनी पार्टी बना के वो भी आ गया चुनाव लड़ने, डी, ठीक है। अब इन सभी का एक एक एजेंट पोलिंग बूथ पे होगा। क्यों होगा? ये देखने के लिए होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बी सी डी मिलके इस वाले को हराना चाहते हैं, इसीलिए कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बी वाला भी यही सेम चीज चेक करने के लिए वहां पर होता है, सी वाला भी यही चेक करने के लिए होता है, और डी वाला भी यही चेक करने के लिए होता है। पॉइंट यहां पर क्या है? पॉइंट यहां पर यह है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो जाए, इस बात की पुष्टि करने के लिए हर कैंडिडेट का एक एजेंट, हर पार्टी का एक एजेंट वहां पर होता है, और यह ऑफिशियली अलाउड भी है, ठीक है। इसके बाद पहले कैसे चुनाव होते थे? तो पहले एक कागज दिया जाता था, उस कागज को कहा जाता था बैलेट पेपर। क्या कहा जाता था? बैलेट पेपर। देखो ये जितने भी कीवर्ड्स बेटा चैप्टर में आ रहे हैं ना, वो सारे वर्ड्स आपको अच्छे से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं यही आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। इसके अलावा इन वर्ड्स का आप आंसर राइटिंग में, लॉन्ग आंसर्स में यूज करते हो, और इन्हीं कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करते हो, तो टीचर आपको देता है मार्क्स, ठीक है। तो वोटर्स को जो है पहले कागज दिया जाता था जिसको कहा जाता था बैलेट पेपर, उसमें अलग अलग सिंबल्स होते थे, एक स्टाम्प होता था, आप उसको लेके मारते थे, उस पर लगाते थे कि इसको मैं वोट दे रहा हूं। और ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि वो दिन पुराने हो गए, अब आया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया, जिसमें अब रिकॉर्ड होता है। तो पहले कागज था, कागज में क्या होता था, पार्टी का सिंबल होता था, है ना, पार्टी का सिंबल होता था, उसमें जो है कैंडिडेट का नाम होता था, और उसके बाद आप सील लगाते थे। अब क्या होता है, अब एक होती है मशीन, मशीन में होता है एक साइड सारे बटन, ठीक है, जिसको आपको दबाना होता है, और बगल में लिखा होता है पार्टी का सिंबल, जो लिखा होता है मतलब बना होता है, और पॉलिटिकल पार्टी के उस रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी लीडर का नाम, कैंडिडेट का नाम, नॉट रिप्रेजेंटेटिव राइट नाउ, और उसको यहाँ पर बटन दबाना होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी उनका एक सिंबल मिल जाता है। मैं ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी कैंडिडेट को खड़ा कर रही है, तो उसकी उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल और इस कैंडिडेट का नाम यहाँ पे लिखा होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कह रहा है भाई मैं किसी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ने वाला, मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ अपनी एक छोटी सी पार्टी बनानी है और यहाँ पर चुनाव लड़ लेना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, बोलेगा जी मुझे एक यहाँ पर एक सिंबल दे दो, मुझे मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिंबल है जो कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी यूज़ नहीं कर रही है, मुझे वो यूज़ करना है, वो सिंबल दे दो, और वो सिंबल ले लेगा, और एक बार जब अप्रूव हो जाएगा तो ईवीएम मशीन पर उसका भी सिंबल दिखने लगेगा, उसका नाम दिखने लगेगा। और अगर वो वोटर्स को पहले ही मना चुका है वोट देने के लिए, तो वोटर्स जाएंगे, बटन दबाएंगे और उसको जितवा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है इस बच्ची का जो आपकी बुक में पूछा गया है, व्हाई आर पार्टी एजेंट्स प्रेजेंट इन द पोलिंग बूथ एंड द काउंटिंग सेंटर्स। आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, टेल मी क्विकली। चलिए, अब वोटर ने क्या किया, वोटर ने बटन दबाया कैंडिडेट के नाम के सामने, ठीक है, जिसको उसको वोट देना है। इसके बाद पोलिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, सारे ईवीएम्स को सील किया जाता है, सील किया जाता है मतलब अच्छे से पैक किया जाता है, और उसके बाद एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। कुछ दिनों के बाद एक फिक्स डेट होती है जो ऑलरेडी पता होती है सबको कि इस दिन रिजल्ट आएगा, जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट पता होता है ना किस दिन आएगा, वैसे ही फिक्स डेट के बाद जो ईवीएम्स है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की खोली जाती है, और हर व्यक्ति को जो जो वोट मिले हैं उसकी काउंटिंग होती है। इस दिन भी जो एजेंट्स होते हैं हर कैंडिडेट के, वो प्रेजेंट रहते हैं कि भैया काउंटिंग सही से हो। पोलिंग जब हुई और जब काउंटिंग हुई, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, एजेंट्स मौजूद हैं,
ठीक है। अब जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हायर नंबर ऑफ वोट्स मिले रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको डिक्लेयर किया जाता है इलेक्टेड। याद करो यहां पर चौधरी लाल जी के बारे में हमने पढ़ा था, चौधरी देवीलाल जी के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? यही तो पढ़ा था ना कि जनता ने उनको जितवा दिया। कैसे जितवा दिया? उनको बहुत ज़्यादा वोट्स दिए गए। इसीलिए हमने पढ़ा था कि 76 सीट्स पार्टी को मिली थी आउट ऑफ 90, पार्टी और उसके पार्टनर्स को मिली थी आउट ऑफ 90। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैड सीन इन दी प्रीवियस वीडियोस। जनरल इलेक्शन में क्या होता है, जो काउंटिंग होता है वोट्स का, वो एक ही वक्त पे होता है और एक ही दिन में होता है। मतलब जो ईवीएम्स हैं उनको एक ही दिन पे, एक ही समय में उसको खोल दिया जाएगा और काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो टीवी चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो लाइव आपको कवरेज दे रहे होते हैं कि वोटिंग चल रही, काउंटिंग चल रही है, वोट्स गिने जा रहे हैं, किसके कितने वोट्स आ रहे हैं, किसको कितने वोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और फिर जब थोड़ी देर बाद काउंटिंग खत्म हो जाती है तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और फाइनली ये पता चल जाता है कि कौन बना रहा है अगली सरकार। रिलेट करो उस स्टोरी से कि चौधरी जी जो हैं वो बनाते हैं अपनी सरकार कैसे, क्योंकि उनको मिलते हैं मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। वही बात यहां पर कही जा रही है। And finally, the very important thing for you is, if you want to get the previous year questions of the 10th or 12th board, or if you would like to have notes from grade to 6th till 12th, then directly go to the Magnet Brains website and download it from here. Also, if you would like to watch anything, any video, any subject knowledge for free, then go to the website or go to the YouTube channel and explore the courses. Thank you so much.